नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पालमपुर गांव की कहानी। अवलोकन। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूलभूत विचारों से परिचित कराना है, और ऐसा हम इस काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती की मुख्य क्रिया, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें व्यतीत होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। परिचय। पालमपुर आसपास के गांव और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यहाँ सड़क पर रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ते हैं। इस सड़क पर गुड़, अन्य वस्तुओं से लदी बैलगाड़ियाँ, भैंस बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक आदि देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांशतः भूमि स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जैसे कुछ बड़े ईंट सीमेंट के बने होते हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिन्हें मिट्टी फूस के बने होते हैं। अधिकांशतः घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में दो प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल, गांव के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। एक काल्पनिक गांव की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के लिए इन दो प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनसे हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, भूमि, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता, श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। तीसरी आवश्यकता, भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मंदें आती हैं? का औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजारों जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीन, भवनों का उत्पादन से कई वर्षों तक प्रयोग होता है। इन्हें अस्थायी पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों से विभिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। एक चौथी आवश्यकता भी है। आपको स्वयं उपभोक्ता हेतु बाजार में बिक्री उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। आजकल इन्हें मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिनके उत्पादन की कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए हम इस अध्याय में भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। पालमपुर में खेती।
भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने के लिए 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेतों पर निर्भर हैं। वह किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि के उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाइयाँ हैं। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होते हैं। वर्ष 1960 में आज तक की जुताई अंतर्गत भूमि क्षेत्रों में कई विस्तार नहीं हुआ है। उस गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश पश्चिम भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात में खरीफ किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चराने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों को गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेचते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष भर में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उनका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति बदल गई। तब तक छोटे कुओं में राहत द्वारा पानी निकालकर छोटे खेतों की सिंचाई किया जाता था। लोगों ने देखा कि बिजली के चलते नलकूपों से ज़्यादा प्रभावी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाने लगी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए। जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने का प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। आपने देखा कि जमीन के टुकड़े उत्पादन बढ़ाने का तरीका बहुविध फसल है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती की आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना होता है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक में मध्य भारत तक खेती के पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे। उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के लिए गेहूं चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती की सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक का प्रयोग किया। इसमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल रहने के लिए मशीन खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। इनसे गेहूं ज़्यादा पैदावार होने लगा। क्या भूमि यह धारणा कर सकती है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। इसका सावधानीपूर्वक उपयोग
करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों के संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों में प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेकों क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है, जिसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया। मिट्टी की उर्वरता भूमि जल से पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण को देखभाल करनी चाहिए। पालमपुर में किसानों की भूमि किस प्रकार वितरित है? अपने यहाँ जान ही लिया होगा खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। बाकी परिवारों में 240 परिवार जिनके पास भूमि है। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने के लिए किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा श्रमिक की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह की खेती के लिए आवश्यक श्रम की आवश्यकता स्वयं ही करते हैं। मझेले और बड़े किसान अपने खेत में काम करने के लिए दूसरे श्रमिक को किराए पर लाते हैं। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी आप पहले ही देख चुके हैं। खेतों के लिए आधुनिक तरीके के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः इन किसानों को पहले अपेक्षा ज़्यादा पैसे चाहिए। अब तक की कहानी। अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री। मान लीजिए किसानों ने उत्पादन की 3 कारकों का उपयोग कर अपनी भूमि के गेहूँ पैदा किया। गेहूँ की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसानों का गेहूँ क्या करेंगे? ये परिवार के लिए उपयोग के लिए कुछ गेहूँ रख लेते हैं और अधिशेष गेहूँ को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसान पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इनसे बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इनसे मझेले और बड़े किसान के बाजार में गेहूँ की आपूर्ति करते हैं। आप गेहूँ से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूँ खरीद कर उनसे आगे कस्बे या शहरों में दुकानदार को बेच देते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन की क्रिया है। अब कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले 25% लोग कृषि अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। डेयरी। पालमपुर में कई परिवार में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंस को कई तरह के घास पर साथ के मौसम में उगने वाले ज्वार बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर में 2 व्यापारियों ने रायगंज के दूध संग्रह और शीतल केंद्र खोला है, जहां से दूध दूर दराज शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। पालमपुर में लघुतरीय विनिर्माण एक उदाहरण। एक समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों में कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य परिवाहक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिक में कभी कभार भी किराए पर लिया जाता है।
पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी व दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देख चुके हैं गांव के छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, टूथपेस्ट, मोमबत्ती, कापियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े बेचते हैं। कुछ परिवार को जिनके घर के पास बस स्टैंड निकट हैं, घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल देते हैं। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। परिवहन। पालमपुर और यशगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियों चलने वाले लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वह लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ी है। सारांश। अभ्यास।